नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। और आज का सेशन सस्टेनेबल लिविंग पे होने वाला है। और सस्टेनेबल लिविंग एक काफ़ी ब्रॉडर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने अपना चैनल का नाम भी चेंज कर दिया है। द फार्म नेशन कम्युनिटी से हम पहले ये चर्चाएं करते थे या संवाद करते थे, तो अभी हमारे चैनल का नाम ट्रूथ लेंस हो गया है। तो मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। ये देखिए ट्रूथ लेंस है। जैसे ही आप यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो इसमें हम एनालिटिकल अनबायस्ड एजुकेशन के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जियोपॉलिटिक्स के बारे में और इको कॉन्शियस जो कम्युनिटीज़ ऑल ओवर इंडिया बन रही हैं या वर्ल्ड ओवर बन रही हैं। पहले हम इंडिया की बात करेंगे, जहाँ पे इन कम्युनिटीज़ में सस्टेनेबल लिविंग जैसे नेचुरल फार्मिंग लोग कर रहे हैं। साथ में वहीं पे कम्युनिटी एजुकेशन से बच्चों को सारी लाइफ स्किल सिखा रहे हैं, चाहे फार्मिंग से हो, चाहे हेल्थ एंड वेलनेस से हो, फूड से रिलेटेड हो। इसमें आप नीचे जाके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहें तो ये गूगल फॉर्म लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस टाइप की कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज में या इस टाइप के डिस्कशन में विभिन्न माध्यमों से हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिसमें अल्टरनेट स्कूलिंग के अलग से ग्रुप हैं, नेचुरल फार्मिंग के अलग से हैं, एग्रो टूरिज़्म के अलग से हैं। इन सब ग्रुपों से आप जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल लिविंग की। तो सस्टेनेबल लिविंग में ये मैंने ब्रॉडली इसको 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कैसे एक सस्टेनेबल लिविंग, एक बैलेंस्ड लिविंग हो सकती है आज की जो भाग दौड़ में है। नंबर 1, फूड चॉइसेस कैसी होनी चाहिए हमारी, हाउस कैसा होना चाहिए, घर कैसा होना चाहिए। फिर थर्ड आता है एनवायरनमेंट। फिर हमें अपनी लाइवलीहुड को मैनेज करने के लिए अपनी इकोनॉमी और फाइनेंस कैसे रखना चाहिए, टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करना चाहिए, और एजुकेशन। एक्चुअली में ये इन सब का एक बैलेंस है और आपस में ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। जैसे जैसे हम एक एक चीज़ को लेंगे, जैसे हम फूड चॉइसेस की जैसे ही बात करेंगे तो फूड चॉइसेस में एक सेकेंड, ये रही फूड चॉइसिंग में जैसे मैंने बात करी अभी नेचुरल फार्मिंग। आप नेचुरल फार्मिंग अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो नेचुरल फार्मर्स के साथ जुड़ के अपनी फूड चॉइसेस अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन आपको नेचुरल फार्म विजिट करने होंगे या प्राकृतिक किसानों से जुड़ना होगा किसी न किसी दिशा में। अदरवाइज वही चलता रहेगा कि भाई ये अडल्ट्रेशन है, इस तरह का अडल्ट्रेशन है, और चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। आप कोई फार्म विजिट करेंगे या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्माकल्चर, तरह तरह के नाम हैं। दूसरा फूड प्रोसेसिंग, जहाँ तक मेरा मानना है कि मिनिमल फूड को प्रोसेस करना चाहिए। एक इसमें फूड चॉइस में आपको न्यूट्रिशन का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इन टॉपिक्स को हम आगे भी डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे बाद में। अब जैसे ही हम हाउस के उसमें आते हैं कि भाई हाउस, अपना घर कैसा होना चाहिए, तो इसमें जनरली हम इको फ्रेंडली हाउसेस की बात करेंगे। इको फ्रेंडली हाउसेस में जैसे मड हाउस इसमें हमारा प्राकृतिक तौर पे डिफरेंट जो प्लेसेस पे जो चिकनी मिट्टी होती है या मिट्टी यूज़ करेंगे, या फिर जैसे देसी गाय का गोबर भी लोग यूज़ करते हैं, और भी प्राकृतिक मटेरियल जिस लोकेशन पे जैसा, जैसे साउथ में कुछ अलग है, नॉर्थ में कुछ अलग अलग टाइप के मटेरियल्स हैं। इस पर स्पेसिफिक हम चर्चा करेंगे, जो लोग स्पेसिफिकली एक्शनेबल ये काम कर रहे हैं।
फिर हम वुड और बैम्बू हाउसेस, मतलब वुड भी एक प्राकृतिक मटेरियल है, तो कुल मिला के ये है कि इको फ्रेंडली हाउसेस में प्राकृतिक चीज़ें हमें यूज़ करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम। अर्बन सेटअप में ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, तो कुछ कुछ इसमें हम चेंजेस करके भी यूज़ कर सकते हैं। अर्बन सेटअप में थोड़ा मुश्किल है, फिर भी शहर की पेरिफेरी पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं, और इसमें जितना हम खुद इन्वॉल्व होकर इसको बनाएंगे उतना ही हमारी कॉस्ट कम आएगी, अदरवाइज तो कॉस्ट लगभग सेम सी रहने वाली है। तीसरा एस्पेक्ट एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट अपना जो है सस्टेनेबिलिटी में, लिविंग में एक बड़ा रोल अदा करता है। अगर एनवायरनमेंट का हम वो देखेंगे अपना, तो एनवायरनमेंट में जैसे आप देखोगे तो मैंने ये लिए हैं कुछ फैक्टर्स, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका। एक एनर्जी है, जैसे कोऑपरेशन लिया है, वेस्ट मैनेजमेंट लिया है, और कम्युनिटी लिविंग लिया है। मतलब जैसे कोऑपरेशन का, जैसे मैं पहले डिस्क्राइब करूँ, कोऑपरेशन मीन्स जैसे अगर बहुत सारे फार्मर मिलके या लोग मिलके प्राकृतिक खेती करते हैं तो वो बड़ा इजीली पॉसिबल है। एक आदमी करेगा तो जनरली उसमें बड़ी दिक्कत होती है, एक आदमी के लिए ये करना। तो ये कोऑपरेशन से सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जैसे कम्युनिटी लिविंग पॉसिबल है, बहुत सारे अभी ये बड़े अच्छे लेवल पे इसमें काम चल रहा है। ऑल इंडिया में लोग अर्बन से या आईटी सेक्टर से खेतों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ मिल के कम्युनिटी बनाते हैं। जैसे मिल के ही मड हाउस वगैरह, वुडन हाउस वगैरह, इको फ्रेंडली हाउसेस बनाते हैं। इकट्ठे मिल के ही बच्चों की जो एजुकेशन है उसका ध्यान रखते हैं। ऐसे ही ये सारे भी जो फैक्टर हैं जो एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं, चाहे सॉइल है, वाटर कंजर्वेशन हो और वेस्ट मैनेजमेंट हो। वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि मिनिमम से मिनिमम वेस्ट प्रोड्यूस करना है, या फिर इसको कैसे रिसाइकल और कैसे चीज़ों को रीयूज़ करना है, वो वाला है। और कोऑपरेशन बड़ा पॉइंट है कि जब तक हम एक कोऑपरेटिव मॉडल लेके नहीं चलेंगे, मोनोपोलिस्टिक या सेंट्रलाइज्ड जो है मॉडल, उससे बात नहीं बनेगी। तो आपस में कोऑपरेट करके एक साथ, जैसे 10 फैमिलीज़ ने इकट्ठा मान लो ज़मीन ले ली, इकट्ठा उन्होंने इस, तो ऐसे बहुत सारे लोग कम्युनिटी ऑलरेडी बना रहे हैं, हम उनका डाटा आपके साथ शेयर कर देंगे। तो इसके बाद आता है नंबर हमारा इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस में क्या है, आपको लिमिट्स अपनी देखनी है कि भाई थोड़ा डाइवर्सिफाइड आपके चीज़ें रखनी है उस टाइप। और ये पॉइंट कनेक्टेड है सारे अदर पॉइंट से कि भाई टेक्नोलॉजी का कितना क्या बैलेंस होना चाहिए, कितना यूज होना चाहिए। ऐसे ही एजुकेशन का, तो पहले एजुकेशन डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन से या टेक्नोलॉजी से मेरे ख्याल से भी कुछ चीज़ें ये बैलेंस क्रिएट होगा कि डिजिटल कंजम्पशन क्या होनी चाहिए हमारी, कि भाई हम कितना टाइम हम और हमारे बच्चे फ़ोन पे देख रहे हैं और क्या कंटेंट देख रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या है, इंडिया में खासकर डिजिटल प्रोडक्शन भी बड़ा मुद्दा है। जैसे ये कोई भी माध्यम देखोगे, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, तो इनकी अपनी अपनी मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं। तो ये किसी भी टाइप का कंटेंट अलाउ करते हैं और उस चक्कर में लोग किसी भी टाइप का कंटेंट बनाते भी हैं, तो कोई फ़िल्टर्स नहीं है वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से लोगों को डिजिटल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या वास्तव में उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, या अपना सिर्फ इकोनॉमी और फाइनेंस देखने के लिए कोई उसमें बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और फिर ऐसे ही लोग कंज्यूम किए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर बड़ा संयम और बैलेंस की ज़रूरत है। अब
ये सब चीज़ें करेंगे कैसे, उसके लिए ये आता है एजुकेशन। अगर एजुकेशन में आप देखोगे तो मेरे पहले हम एजुकेशन टाइप की बात कर लेते हैं। एजुकेशन टाइप की अगर आप बात करेंगे तो मैंने इसको मोटा तौर पे इनमें डिवाइड किया है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, कम्युनिटी स्कूल। जैसे मैंने कम्युनिटीज़ बनाया, ये अर्ली स्टेज पे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बेंगलोर के आसपास, साउथ में, नॉर्थ में ये लोग कम्युनिटी बना रहे हैं, जहाँ पे कम्युनिटी ही अ, अपने सारे फूड का, फार्मिंग का और एजुकेशन का ध्यान रखती है। अलग अलग जिन टाइप के लोग रहते हैं कम्युनिटी में। होम स्कूलिंग में पेरेंट्स को लगता है कि भाई स्कूलों में बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो। और कुछ लोगों का मानना है, इनफैक्ट मेरा भी गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स का प्रेजेंस और रीच देखोगे काफ़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सीरियसनेस है, कोर्स करिकुलम है, क्या तो आउटडेटेड कोर्स करिकुलम चल रहा हो। प्राइवेट स्कूल में भी बस मजबूरी है लोगों की, अभी गुरुकुल नहीं है बहुत ज़्यादा इंडिया में। लेकिन ऑनलाइन स्कूलिंग और होम स्कूलिंग के ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं। होम स्कूलिंग में क्या है, पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद जिम्मेवारी उठाते हैं कि हम टाइम डिवोट करके उनकी स्कूलिंग का, चाहे उसमें उनको ट्यूशन लगाने हो, चाहे उनको उनको स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना हो, यहाँ टाइम डिवोट करने वाली बात है। तो ये ऑल जो भी दिखा रखे हैं मैंने, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, कम्युनिटी स्कूल्स, होम स्कूल, ऑनलाइन, इन पे हम डिटेल में बात करेंगे। इनफैक्ट हम कुछ कुछ गुरुकुल्स के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। 1 to 1 हमको जो बंदे गुरुकुल खोल रहे हैं और अच्छे गुरुकुल्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। तो ये तो हो गई एजुकेशन के कौन कौन से टाइप्स जो इंडिया में चल रहे हैं। अब बात करेंगे हम और क्या क्या पहलू हैं एजुकेशन के, जो एजुकेशन को कवर करने चाहिए। एजुकेशन में और कवर करने वाली बात है कि एक बैलेंस्ड एजुकेशन होने की ज़रूरत है। बैलेंस का मैं ये पूरे पर्सपेक्ट्स में समझाऊंगा आपको कि कैसे बैलेंस, जैसे एजुकेशन में कितना टाइम डिवोट होना चाहिए आपको, अपने फूड चॉइसेस, न्यूट्रिशन, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिलेटेड कितना, तो ये सारा बैलेंस होना चाहिए। फिर एक क्या है एजुकेशन, अगर आप अर्ली बच्चों को एक डिसिप्लिन या एक जैसे आदतें डालते हो, अच्छी आदतें डालते हो डिसिप्लिन वाली, तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाती है चीज़ें करनी, जो अदरवाइज़ बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। अदरवाइज़ वो कंट्रोल लूज़ कर देते हैं, उनको मतलब जो भी अच्छा लग रहा है वही कर रहे हैं, भले ही जैसे जो वो खा रहे हैं वो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो भी वो खा रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइप का डिसिप्लिन और उस टाइप की हैबिट्स बचपन से डेवलप नहीं हुई है। अगर ये बचपन में डेवलप हो जाए तो अच्छा है, बाद में बड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है। जैसे हम कहते हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, ऐसे ही लाइफ स्किल्स है। लाइफ स्किल्स में हमारे वो स्किल्स नहीं है, चाहे वो लाइवलीहुड को लेके हमारी एजुकेशन वो इम्पार्ट नहीं कर पाती कि वो एम्प्लॉयबल हों हमारे बच्चे हैं। और मोरालिटी और इथिक्स तो बड़ी दूर दूर तक नहीं है मेरे ख्याल से। मैं ये कहूँगा कि हम पढ़ने को तो पढ़ लेते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी और तरह तरह की चीज़ें, पर वो एक्शन में दिखाई नहीं देती। तो ये बैलेंस होना बड़ा ही ज़रूरी है। अब अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, फिर से इनको दिखाता हूँ आपको, जो हमने कवर करी हैं कि भाई एजुकेशन, फूड चॉइसेस, आपका कैसा रहन सहन, लाइफस्टाइल कैसा हो, इनका बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। तो यही सारे तमाम मुद्दे हम डिस्कस करते रहेंगे। और नेक्स्ट हम अभी एजुकेशन पे कुछ वीडियोस करेंगे, गुरुकुल्स, डिफरेंट डिफरेंट गुरुकुल्स जो लोग चला रहे हैं उनसे हमारी डायरेक्टली हम उनसे बात करेंगे, अपने पैनल पे बुला के यहाँ पे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप जैसे इसमें नीचे भी चल रहा होगा, तो आप ये नीचे लिंक जो भी है गूगल फॉर्म का लिंक करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से। जैसे कोई गुरुकुल चला रहा हो या नेचुरल फार्मिंग कर रहा हो, उस तरह के तमाम लोग जो ग्राउंड पे एक्शनेबल काम कर रहे हैं और जिनको 5-5, 7-7 साल हो गए, तो वो हमसे एक ऑर्गेनाइज्ड हम स्ट्रक्चर में इस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। टाइम बीइंग के लिए इतना ही। नमस्कार। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। शायद गुरुकुल से रिलेटेड हमारी बातचीत होगी रुचिर गर्ग जी से, जो यूएस से रिटर्न होके तो कई चीज़ें मिलेंगी। यूएस से इंडिया आके वापस एक गुरुकुल स्टार्ट करने वाले हैं। उनकी जो बिल्डिंग वगैरह है वो बन गई है, मेरठ के पास स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और नमस्कार।